नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे लद्दाख से आप देख रहे हैं खबरदार। आज सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको सबसे पहले दे दें कि खबरदार पूरी तरीके से ब्रेक फ्री है, यानी अगले 1 घंटे तक हम आपको तमाम खबरों से करेंगे खबरदार। सबसे पहले खबरों की लेंस से परख लेते हैं जरा कौन सी खबरें अच्छी, कौन सी बुरी, कौन सी आपके काम की, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आई वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ही आई, जहां पर चीन पर दबाव बढ़ रहा है, यह स्पष्ट हो गया है। हमें अपने रक्षा सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि गलवान में जिस जगह पर भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई थी, वहां से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हटी है। चीनी सैनिकों के साथ चीनी सेना की गाड़ियां भी पीछे गई हैं। यह खबर आपको सुनने में अच्छी लग रही होगी, लेकिन चीन कभी सीधी चाल चलता नहीं है। इसीलिए भारत अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि गलवान में चीनियों का 1 किलोमीटर पीछे जाना उनकी कोई नई चाल है या भारत और चीन की बातचीत का नतीजा। हम आपको लद्दाख से इस खबर की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। हमारे पास 15 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर भी है। गलवान नदी घाटी में 15 जून को खूनी संघर्ष के बाद भारत और चीन दोनों के सैनिक एक दूसरे के दावे वाले क्षेत्र में अपने अपने घायल सैनिकों को ढूंढ रहे थे। इस दौरान कुछ सैनिकों के पार्थिव शरीर की भी पहचान की गई। लंबी तलाश के बाद भारतीय सैनिकों ने करीब 1 दर्जन चीनी सैनिकों को अगली सुबह कुछ घंटों में ही चीन को सौंप दिया। ऐसी खबर भी है कि जो चीनी सैनिक सौंपे गए उनमें कर्नल रैंक का भी एक अधिकारी था और भारत ने बिना कोई देर किए उसे वापस भेजा। लेकिन चीन का चरित्र और दिल भारत जैसा विशाल नहीं है। चीन ने 50 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को लौटाने में करीब 24 घंटे का समय लगाया। ये वो भारतीय जवान थे जो संघर्ष के दौरान घायल हुए थे और चीनी क्षेत्र में रह गए थे। ये पूरी रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के टकराव के बीच पेंगोंग त्सो का सितंबर 2019 का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो भले ही 8 महीने पुराना हो, लेकिन इसमें चीन के जो इरादे हैं वही इरादे आज कैंप और टेंट की शक्ल में पहाड़ियों पर बेशर्मी से खड़े दिख रहे हैं। इस वीडियो में चीन के वाहन, उसकी बोट्स और सैनिक हैं और भारत के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए चीनी सैनिकों को पीछे भेज रहे हैं। चीन के संदर्भ में कूटनीति, बातचीत, दोस्ती, पुराने संबंध जैसे शब्दों का खूब जिक्र होता है। ऐसे शब्दों से माहौल बनाया जाता है, लेकिन ऐसे वीडियो एकदम से चीन की पूरी शख्सियत को एक्सपोज कर देते हैं। चिंताजनक खबर भी है जो 23 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में पेंगोंग त्सो क्षेत्र में चीन की 4 नई कैंप पोजीशंस पकड़ में आई हैं। इन 4 कैंपों की तस्वीरें देखकर पता चलता है कि चीन लगभग 2-2 किलोमीटर की दूरी पर अपने सपोर्ट कैंप बना रहा है। एक कैंप तो ऐसा भी है जिसके साथ हर मौसम को झेल सकने वाला बेस है। इस क्षेत्र में ऐसे कैंप्स की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जवाब में भारत भी सावधान है और ड्रोन से चीन की हरकतों पर निगरानी रखी जा रही है। एक्सक्लूसिव खबर आज की, भारत चीन के टकराव के इस दौर में भारतीय नौसेना हाई अलर्ट पर है ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का जोरदार जवाब दिया जा सके। चीन सोचता है कि वो भारत पर दबाव बढ़ाने में सफल हो जाएगा, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं है कि हिंद महासागर में तैनात भारत की नौसेना चीन की कमजोर नस दबा सकती है। इस पहलू को भी हम खबरदार में आपके लिए पहली बार डिकोड करेंगे। यह चीन के खिलाफ भारत के हिंद महासागर प्लान का विश्लेषण है। इस खबर को तैयार करने के लिए हमने कई एक्सपर्ट्स से बात की है। तो ब्रेक फ्री खबरदार, यानी आज 1 घंटे में एक भी ब्रेक हम आपके लिए नहीं ले रहे हैं। लगातार जुड़े रहेंगे आपके साथ और सारी खबरों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले सबसे अहम जो खबर है वो ये कि गलवान घाटी, जहां पर टकराव की स्थिति भारत और चीन के सैनिकों में बनी रही, वहां पर चीन आखिरकार पीछे हटना शुरू हुआ है। दरअसल चीन की कई सैन्य गाड़ियां, उसके सैनिक थोड़ी संख्या में पीछे हटते हुए नजर आए। लगभग 1 किलोमीटर अपनी सीमा के भीतर वो वापस गया है, क्योंकि बीच का हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल आमने सामने नहीं खड़े हो, टकराव की स्थिति न रहे। अगर मामले को डिफ्यूज करना है तो यही करना होता है। लेकिन चीन की इस बात को क्या हम इस तरीके से देखें कि चीन हमारे दबाव में काम कर रहा है या फिर उसकी चाल को पकड़ने की कोशिश करें इसमें, तो हम तो यही कहते हैं कि उसकी चालाकी के साथ इसे समझना होगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि पीछे हटते हटते वो क्या कारनामा कर गया था। बहरहाल भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से कहा है कि जब तक चीन इस तरह की दगाबाजियां करता रहेगा तब तक बातचीत का कोई फायदा निकलने वाला नहीं। सितंबर 2019, चीन के खिलाफ भारत की सेना
कितनी प्रचंड हो सकती है। लेह में सितंबर 2019 के भारतीय सेना के इस सैन्य अभ्यास से इसे समझा जा सकता है। सितंबर 2019 में लद्दाख में सेना की जो तैयारी दिखी थी, उसके मुकाबले इस वक्त सेना उससे चौगुनी सतर्कता के साथ तैयार है। चीन के इरादों के खिलाफ एलएसी पर भारत के तेवरों के बीच रक्षा सूत्रों ने खबर दी है कि गलवान पर झड़प वाली जगह से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हटी है। सैनिकों के साथ चीनी सेना की गाड़ियां भी पीछे गई हैं। भारत अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि गलवान में चीनियों का 1 किलोमीटर पीछे जाना उनकी कोई नई चाल है या भारत चीन वार्ता का असर है। गलवान घाटी से आई प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने अतिरिक्त सैन्य बलों की संख्या और गाड़ियों में कुछ कमी की है। कुछ सैनिकों और गाड़ियों को लगभग 1 किलोमीटर पीछे किया है। सेना अब मानव रहित टोही विमान और अपने सैनिकों के जरिए इस बात की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रश्न यही, क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है? गुरुवार को गलवान में चीनी सेना के पीछे हटने की खबर आई है, लेकिन आज तक आपको 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चुका है कि 15 जून की घटना के बाद चीन पहले पीछे गया और फिर वापस उसी जगह तक आया था। 15 जून की गलवान घटना के बाद 3 दिनों तक चीन ने भारत के साथ झड़प से पैदा हुई स्थिति को लेकर बातचीत की, ताकि स्थिति सामान्य हो सके। लेकिन इसी बातचीत के दौरान पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हर जगह चीनी सेना की तैनाती को बढ़ाया गया। वैसे चीन ने एलएसी पर अपने सैनिक बढ़ाए तो भारत भी पीछे नहीं हटा और चीन की सेना के मुकाबले एलएसी पर भारतीय तैनाती भी मजबूत की गई। भारतीय सेना को यह बात साफ हो गई है कि चीनी सेना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के लेह दौरे के बाद चीनी सेना गलवान के कुछ इलाकों में अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे हटने की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ दौलत बेग ओल्ड इलाके में चीनी सेना अपनी तैनाती को और मजबूत बना रही है। ऐसे में भारतीय सेना चीन के खिलाफ किसी भी मोर्चे पर अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चीन गलवान के इलाके में थोड़ा पीछे गया है, तो चीन का मूवमेंट और मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए शक होता है कि चीन की नीयत कुछ और है। जिस तरीके से डेप्सांग प्लेन में और डेमचौक के इलाके में उसकी हरकत देखी जा रही है, ये साफ जाहिर होता है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। चीन से भारत 15 जून को धोखा खा चुका है, इसलिए चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना संभव नहीं है। लेह में सैन्य तैयारियों को सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने खुद परखा है। लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर खुद जनरल नरवणे ने सैन्य तैयारियों की बारीकी देखी है और वहां के हालात राजनीतिक नेतृत्व के सामने रखने वाले हैं। अपनी 2 दिन की लद्दाख यात्रा में थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने लगभग 830 किलोमीटर लंबी भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का निरीक्षण किया। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि इसमें गैप्स नहीं होने चाहिए और सेना अब बड़ी संख्या में यहां तैनात है, डेप्सांग से लेकर डेमचौक तक। चिंता की बात केवल पेंगोंग त्सो में चीन का फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में होना है और इसका हल बातचीत के जरिए निकलेगा। राजनयिक स्तर पर, सेना के स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर, इस पर अब दिल्ली में चर्चा होगी। जो इसकी ये कूटनीति चल रही है एलएसी के ऊपर, ये चलेगी, बट देश अभी बदल चुका है। 1962 का हिंदी चीनी भाई भाई का टेप रिकॉर्डर अभी और नहीं चल सकता और मैं समझता हूं कि सेना इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे वो अभी स्टेलमेट हो गांगसो पे, गलवान पे, या फिर आगे कोई और परिस्थिति उभर के आए जहां पर चीन अपनी चाल चले। मैं समझता हूं सेना बिल्कुल सक्षम है और हम उसका जवाब बखूबी देंगे। ये बात सच है, चाहे सैन्य स्तर पर हो या कूटनीतिक स्तर। चीन के साथ भारत बातचीत की मेज पर आया है, लेकिन इस बार भारत दो टूक बातें कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के ताजा बयान में कहा गया है, हमने घटनाक्रमों पर अपनी स्थिति साफ की है। चीनी हरकतों की वजह से ही क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। मई से ही चीनी पक्ष 1993 के समझौते के विरुद्ध एलएसी पर बड़ी तादाद में सैनिक और हथियार जमा कर रहा था। इस साल चीनी सेना का आचरण परस्पर तय मानदंडों से बिल्कुल उलट रहा।
सैन्य कमांडरों की बातचीत के बाद कल वर्किंग मैकेनिज्म की बैठक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। मौजूदा परिस्थितियों का बने रहना संबंध को बरकरार रखने के माहौल को खराब करेगा। भारत की बातें चीन को चुभने वाली हैं। भारत उसके दबाव में नहीं आ रहा और सैटेलाइट तस्वीरों से चीन के झूठ पकड़े जा रहे हैं, तो चीन गलवान घाटी की जिम्मेदारी भारत पर डालने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा। 中印边界西段实控线是清楚的，加勒万河谷位于实控线中方一侧，中国边防部队一直在此巡逻执勤，对当地管控情况十分清楚。今年4月以来，印方在加勒万河谷敌边 चीन 1950 के दशक से ही भारत के खिलाफ शत्रुता रखता रहा है। पिछली सदी में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को उसने छला। मौजूदा दौर में वुहान और महाबलीपुरम में पैदा हुए विश्वास को तोड़ा। इसलिए एलएसी पर तनाव करने के तमाम प्रयासों के बावजूद भारत की अपनी सैन्य तैयारियां बरकरार हैं। लद्दाख से गौरव सावंत और दिल्ली से पौलमी साहा के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। आपके मन में ये कई बार आता होगा कि जिस गलवान घाटी की हम इतनी बार बात करते हैं, जिस तरह की टकराव की बात करते हैं, जिस दुर्गम परिस्थितियों की बात करते हैं, वो जगह कैसी दिखती होगी। क्योंकि हमने कई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें जो ऐतिहासिक तौर पर जिन्हें संग्रहालयों में रखा गया, जहां पर लोगों ने अपने घरों से निकालकर हमें वो तस्वीरें दिखाई, वो हमने आपके साथ शेयर की। हम सैटेलाइट इमेज आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी जो उस जगह को देखकर पता चलेगा आपको, वो उन तस्वीरों से नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने गलवान घाटी से मिलती जुलती एक जगह ढूंढ निकाली। क्योंकि असली जगह अगर हम दिखाएंगे तो वहां की सामरिक तैनाती चीन के सामने नहीं आनी चाहिए। इसीलिए उससे मिलती जुलती जगह जहां पर वैसी ही नहर बहती है, वैसे ही पहाड़ हैं, वैसी ही खाई है, कैसी मुश्किलों का सामना करते हैं हमारे सैनिक, इन तस्वीरों में, इन विजुअल्स में देखिए और समझिए। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बेहद गहरी खाई और नीचे पूरे वेग से बहती पहाड़ी नदी, जिसका तापमान जो होता है वो एकदम, अगर आप उसमें अपनी उंगलियां डालें तो उंगलियां जम जाएं आपकी, इतना कम उसका पारा रहता है। बहरहाल ऐसी ही परिस्थितियों में हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को तैनात रहना पड़ता है, जिसमें एक छोर पर उनके दुश्मन खड़े रहते हैं, आंखों में आंखें डाल के हमारे भारतीय सैनिक उस इलाके में भी खड़े हैं। परिस्थितियां भी विषम है, दुश्मन भी चालबाज है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की आंच वो अपनी मातृभूमि पर आने नहीं देते हैं। इसीलिए इंच इंच का सवाल जब सियासी उठता है तो दिलों में चुभता है हिंदुस्तानियों के भी और उन हिंद के सैनिकों के भी। लेकिन अगर हम इस पूरे इलाके को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो यहां स्थानीय तौर पर जो पतली नदियां होती हैं उन्हें लोग नहर, नाला, इस तरीके से, इसीलिए गलवान नाला कहा जाता है। घाटी का भी हिस्सा उसका बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाइयां होती हैं जहां पर हमारे सैनिकों को तैनात रहना होता है। बड़ी मुश्किल होती है उस पहाड़ पे जहां पर सांस लेना भी दूभर है, वहां पर तैनात रहना लड़ने के लिए। दरअसल मिलिट्री भाषा में जो कहा जाता है फिंगर, जैसे उंगलियां हमारी, अगर आप चट्टानी पहाड़ों को देखें नदी की ओर आगे बढ़ते हुए तो एक उंगली की तरह आपको नजर आएंगी। स्थानीय भाषा में ये सारी फिंगर्स जिन्हें हम कहते हैं उन्हें अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ताकि अगर आप उस इलाके को नहीं भी समझ रहे हैं तो एक सैनिक सीधे सीधे समझ ले कि ये इलाका क्या है, क्या कहलाता है। पूरी तरीके से जिस तरह से पेट्रोलिंग में भारतीय सेना ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में जुटी रहती है, भारतीय सैनिक जितने अनुशासित हैं उनके सामने बिल्कुल क्लियर है कि कहां तक उनका क्षेत्र है, इलाका है। चीन की तरफ से कोशिश होती है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, जब उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है तब होता है इस तरह का टकराव। बाकिर चो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। ऐसी तस्वीरों को देखकर और उन जगहों पर जाकर आपको वाकई भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसी सेना नहीं जो रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर तक पर लड़ाई लड़ती हो और उसे जीतती हो। इसीलिए हम आपके लिए ये तस्वीरें निकाल कर लाए थे। बहरहाल सिर्फ पराक्रम नहीं है बल्कि एक बड़े दिल का परिचय भारतीय सेना जिस तरीके से देती है। आपको हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि जब गलवान घाटी का वो हिंसात्मक टकराव हुआ था
उस समय भारतीय सेना के शौर्य का किस्सा तो हमने आपको सुनाया, लेकिन आप जरा यह भी समझिए कि उस टकराव में एलएसी के दोनों तरफ के सैनिक कुछ घायल हुए, कुछ दूसरी तरफ रह गए। चीन ने क्या किया और भारत ने क्या किया? भारत ने फौरन जैसे ही पता चला ये चीनी सैनिक हैं, अगर घायल हैं तो उन्हें फर्स्ट एड देकर उन्हें लौटा दिया गया। चीन ने क्या किया? 24 घंटे का समय लगाया ऐसा करने में। आप ये रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला की, आपको गुस्सा आएगा चीन को देखकर कुछ और। गलवान में वीरों के बलिदानों का कर्जदार है यह देश, लेकिन खूनी संघर्ष का गवाह कोई नहीं। क्यों हुआ ये तो पता है, कैसे हुआ और उस रात क्या क्या हुआ इसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास है। उस रात गलवान में क्या हुआ, खूनी संघर्ष के चंद घंटों बाद क्या आलम था। उस खूनी संघर्ष के चंद घंटों बाद 15 जून की रात चीन के सैनिक भूल गए कि कौन सी जमीन उनकी है और कौन सी भारत की। भारत के सैनिकों ने भी परवाह नहीं किया कि जहां वो जा रहे हैं वो जमीन चीन की है या भारत की। जमीन की चिंता नहीं थी किसी को, जमीर जागा था। आजादी के साथ दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने अपने साथियों को ढूंढना था। अपने पराये का भेद नहीं था, मानो कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश सुनाकर गए हों। 15 जून की रात जब गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 पर झड़प हुई तो दोनों तरफ घायलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस दौरान दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की तरफ एलएसी पर जाके अपने सैनिकों को ढूंढने की कोशिश की। एक तरफ तो भारत ने करीब 1 दर्जन चीनी सैनिक अगली सुबह तक लौटा दिए, लेकिन चीन की सेना ने कम से कम 50 सैनिकों को लौटाने में 24 घंटे लगा दिए। यही नहीं, चीन ने 10 सैनिकों को बंदी बनाकर रखा, इसमें से 4 अफसर थे, और इन 10 सैनिकों को अगले 3 दिन तक चीन ने अपनी हिरासत में रखा। लेकिन चीनी का जमीर बहुत जल्दी सो गया। हुआ यूं कि सर्च ऑपरेशन में उनके हाथ भारत के 50 घायल जवान जमीन पर मिले। वो उन्हें लाद कर अपने ठिकानों पर ले गए। भारत के जवानों के हाथों भी चीन के दर्जनों घायल सैनिक मिले, जिनमें 4 ऑफिसर भी थे। हमारे जवान भी उन्हें अपने कैंपों में ले आए, उनकी देखभाल की और चंद घंटों में ही उसे चीन को लौटा दिया। बस यहीं से चीन फिर पलट गया। वो भारतीय सैनिकों को वापस करने में हीला हवाली करता रहा, जबकि कई जवान बहुत ज्यादा जख्मी थे। खैर, रात बीती तो चीन ने भारत के 50 सैनिकों को वापस किया, लेकिन सारे सैनिकों को नहीं। चीन ने 15 जून की रात अपने हाथ आए भारत के 10 वीरों को अपने कब्जे में बनाए रखा। इनमें भारत के 4 ऑफिसर भी थे। 3 दिनों तक चली कूटनीतिक वार्ता के बाद उसने लौटाया। चीन की नीति और नियत से किसी को भी घिन आ सकती है। 15 जून की शाम को चीनी सेना के बनाए हुए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट को भारतीय सेना ने हटाने को कहा। यही ऑब्जर्वेशन पोस्ट कारण बना उस दिन की झड़प का, और आज 10 दिन बाद स्थिति फिर वहीं पहुंच गई है, क्योंकि चीनी सेना ने फिर से उसी जगह पर अपना एक टेंट खड़ा कर दिया है और अपना ट्रूप डिप्लॉयमेंट वहां पर बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन एलएसी पर जिस तरह का टकराव उनका है वो गतिरोध लगातार बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही पेंगोंग त्सो की एक पुरानी तस्वीर हमारे सामने आई है। इस वीडियो का विश्लेषण है, क्योंकि इससे चीन को बहुत हद तक आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो ऑपरेट करता है। ये वीडियो पुराना है, भले ही सितंबर 2019 का है। इसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव दिख रहा है। ये 8 महीने पुराना वीडियो है, लेकिन इसमें चीन के जो इरादे दिख रहे हैं वो आज भी एकदम वैसे हैं। इस वीडियो में चीन की गाड़ियां, उसकी बोट, सैनिक सब दिखाई दे रहे हैं। भारत के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए चीनी सैनिकों को पीछे भेज रहे हैं। चीन के संदर्भ में कूटनीति, बातचीत, दोस्ती, पुराने संबंध जैसे शब्दों का खूब जिक्र होता है। ऐसे शब्दों से माहौल बनाया जाता है, लेकिन ऐसे वीडियो एकदम से चीन की पूरी शख्सियत को एक्सपोज कर देते हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि पेंगोंग त्सो पर भारत और चीन के टकराव की मौजूदा स्थिति क्या है। पूर्वी लद्दाख के फेस ऑफ जोन में चीन की तरफ से सैनिकों की सपोर्ट पोजीशंस बढ़ती जा रही हैं। गलवान घाटी के संघर्ष के
बाद से चीन पूरी घाटी, हॉट स्प्रिंग एरिया, पेंगोंग त्सो झील में अपनी पोजीशंस को मजबूत कर रहा है। पेंगोंग त्सो में चीन का मुख्य फोकस फिंगर 4 क्षेत्र में है और यहां चीन की बोट्स को घूमते हुए देखा गया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में फिंगर 4 और फिंगर 6 क्षेत्रों के बीच बनाई गई नई पोजीशंस का पता चलता है। पता चला है कि इन इलाकों में 13 जून से ही कैंप बनाने का काम चल रहा था। 23 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में पेंगोंग त्सो झील क्षेत्र में 4 नई कैंप पोजीशंस पकड़ में आई हैं, जिनके जरिए चीन भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ये कुल 4 कैंपों की तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर पता चलता है कि चीन लगभग 2-2 किलोमीटर की दूरी पर अपने सपोर्ट कैंप बना रहा है। एक कैंप तो ऐसा भी है जिसके साथ हर मौसम को झेल सकने वाला बेस है। इस क्षेत्र में ऐसे कैंप्स की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जवाब में भारत भी सावधान है और ड्रोन से चीन की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच ये टकराव लगातार जारी है। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं और समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। चीन जरूर पीछे हटने की शुरुआत उसने की है, लेकिन दूसरे सेक्टर में अपनी तैनाती बढ़ा देता है। भारत ने इसीलिए चीन की किसी भी हरकत पर आंख मूंद कर विश्वास करने की जगह यह किया है कि अपनी तैनाती बहाल रखी है। जितने चीन रखता है सैनिक, उतने हम भी बहाल रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और ऑप्शन की हम बात करते हैं और वो ऑप्शन जुड़ जाता है भारतीय नौसेना से। आप सोचेंगे कि चीन के साथ तो हमारी सेना जो समुद्री सरहद लगती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हिंद महासागर में इंडियन नेवी किस तरह की चुनौती पेश कर सकती है चीन को, इस पहलू से हम आपको खबरदार करते हैं और इस खबर को जरा डिकोड करके आपको समझाते हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच 50 दिन से टकराव चल रहा है। इन 50 दिनों में चीन ने अपनी सैन्य तैनाती बहुत तेजी से बढ़ाई है। भारत ने भी चीन की कपट नीति, धोखेबाजी और विश्वासघात को देखते हुए अपने टैंक्स और दूसरे हथियारों की तैनाती बढ़ाई है, ताकि चीन की किसी भी कुटिलता का जवाब दिया जा सके। भारत का फोकस इस समय सिर्फ लद्दाख पर नहीं है। भारत इस समय ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे चीन पर दबाव डाला जा सके और उसके लिए अलग अलग मोर्चों पर भारत से निपटना असंभव हो जाए। तमाम एक्सपर्ट भारत सरकार को यह सलाह दे रहे हैं कि हिमालय के ऊंचे और कठिन फ्रंट पर भारतीय सेना चीन को जवाब दे रही है, लेकिन चीन पर दबाव बढ़ाने का रास्ता हिमालय से नहीं, समुद्र से होकर जाता है। भारतीय नौसेना चीन पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकती है। आप ये देखकर समझ सकते हैं कि चीन जैसी आर्थिक शक्ति भी अपने सामान की आवाजाही और अपनी आर्थिक शक्ति के लिए हिंद महासागर से गुजरने वाले रास्ते पर निर्भर है। हिंद महासागर के जरिए ही चीन का संपर्क मिडिल ईस्ट और यूरोप से हो पाता है। जिस तरह क्रिकेट में घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलता है, उसी तरह समुद्र का यह हिस्सा भी भारत की नौ सैनिक शक्ति को बढ़ाता है और रणनीतिक तौर पर भारत को मजबूत करता है। हालांकि एक जटिल विषय है, लेकिन तमाम थिंक टैंक्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से सरकार को 5 महत्वपूर्ण सलाहें दी जा रही हैं। हिंद महासागर में चाइनीज शिपिंग को ब्लॉक करने की नीति, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की आक्रामक मौजूदगी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपनी मौजूदगी और शक्ति को बढ़ाना, साउथ चाइना सी में अपना तटस्थ रुख बदलना और जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ रिश्ते बेहतर करना। चीन के लिए अपनी मुख्य जमीन से हिंद महासागर तक की पहुंच बहुत कठिन है, इसीलिए उसने जिबूती, श्रीलंका और पाकिस्तान के ग्वादर में अपने कई बेस बनाए हैं। भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार चीन के समुद्री अतिक्रमण को पकड़ा है। यहां तक कि 2017 और 2018 में चीन की परमाणु पनडुब्बियां भी हिंद महासागर में देखी गई थी और उन्हें ट्रैक किया गया था। पिछले साल सितंबर में चीन का एक रिसर्च करने वाला जहाज देखा गया था
और दिसंबर 2019 में चीन के 3 सैन्य जहाज युद्ध अभ्यास के लिए पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक भारत के कई पूर्व नौसेना प्रमुखों ने यह कहा है कि भारत को तत्काल नौसेना के विकल्पों पर काम करना चाहिए और चीन पर हिंद महासागर में दबाव बढ़ाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आज तक ब्यूरो। तो लद्दाख जैसी जगह पर जहां आप देखते हैं कि टकराव की स्थिति जब होती है तो आसमान में वायुसेना की ताकत नजर आती है, जमीन पर हमारे जो भारतीय सेना के जवान हैं वो तैनात रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही नेवी का रोल बहुत ज्यादा अहम, जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। और भारत किसी भी तरह की कोताही किसी भी मोर्चे पर नहीं करना चाहता। इंडियन नेवी भी इस समय चीन से निपटने के लिए अपनी युद्ध वाली ऊर्जा के सारे स्रोत बटोर रही है। जैसे जैसे लद्दाख की परिस्थितियों में उबाल आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय नौसेना भी अपनी पूरी शक्ति के साथ समुद्र पर नजर गड़ाए हुए है। भारत इस समय समुद्र में चीन पर दबाव डालने के विकल्प पर विचार कर रहा है। यहाँ कुछ बातें समझनी जरूरी है और भारत और चीन की ताकत को अगल बगल रखकर देखना भी आवश्यक है। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास एक परमाणु पनडुब्बी है, जबकि चीन के पास कम से कम 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 1 दर्जन के आसपास सक्रिय पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 50 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। लेकिन भारत तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी नए विक्रांत पर काम चल रहा है और यह भी भारत की शक्ति बढ़ाएगा। पिछले महीने की यह सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि यह शिप अपनी जगह बदल रहा है, वो भी अपनी खुद की पावर के भरोसे। इससे पता चलता है कि भारत एक मुश्किल प्रोजेक्ट में काफी आगे बढ़ चुका है। चीन के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना विदेशों से भी जरूरी सैन्य साजो सामान मंगा रही है और अपनी शक्ति बढ़ा रही है। भारत ने इसी साल अमेरिका में बने 24 MH-60 रोमियो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं। इनमें से 3 हेलीकॉप्टर दिसंबर की शुरुआत में आ जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स में एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडो लगे होते हैं। इनमें युद्धपोत और पनडुब्बी पर दूर से वार करने की क्षमता होती है। भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स के मामले में तो काफी बढ़त हासिल की है, लेकिन देश के पास पनडुब्बियां कम है, चाहे वो परमाणु पनडुब्बी हो या फिर सामान्य पनडुब्बी। हालांकि अब इस दिशा में भी काम हो रहा है। सामान्य पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाने के लिए 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां तैनात की गई हैं और 6 अतिरिक्त पनडुब्बियां बनाने की योजना है। परमाणु पनडुब्बी की बात की जाए तो भारत की अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने पर भी काम चल रहा है। भारत के पास शक्ति है। अब देश को चीन पर दबाव डालने वाली नीति पर काम करना है और यह दबाव समुद्री युद्ध क्षेत्र में डाला जा सकता है। आज तक ब्यूरो। हमने नौसेना की ताकत आपको दिखाई, भारतीय सेना की ताकत हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो जनता है उसमें भी बड़ी ताकत होती है। देश में हम एक सैलाब सा देख रहे हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार हो। इससे पहले भी ऐसा हुआ है जब चीन ने अतिक्रमण का प्रयास किया है, लेकिन कुछ समय बाद वो बदल जाता था। इस बार लगातार लोगों की भावनाएं उसी मजबूती के साथ जारी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, बल्कि दिल्ली में बड़ी संख्या में कुछ होटलों ने ऐसा फैसला किया है कि वो चीनी मेहमानों को अपने होटलों में चेक इन ही नहीं करने के लिए देंगे। बहरहाल सच्चाई ये भी है कि भारत का जो विदेशी कारोबार है उसका 10% हिस्सा चीन के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए सीधे तौर पर यह एक इमोशनल फैसला नहीं हो सकता है। लेकिन
अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान को आज देखें तो उस इमोशन से फर्क आप समझ लेंगे। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि कारोबार पूरी तरीके से आप बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गणेश जी की मूर्ति भी चीन से बनकर भारत आए। सरहद पर चीन की धोखेबाजी से जब भारतीय सैनिकों का खून बहा तो पूरा देश धधकने लगा। ये गुस्सा शांत नहीं हो रहा। शहर शहर लोग चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। चीन के खिलाफ गुस्सा अब इस दीवार पर टंग गया है। दिल्ली के कई होटल मालिकों ने नोटिस टांग दिया है। चीन के नागरिकों की एंट्री अब बैन है। जो भी होटलों में चाइनीज प्रोडक्ट है हम लोग इसको बॉयकॉट करते हैं, जैसे कटलरी हो गई, कैटर्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। और दूसरा, हम लोग इनके गेस्ट को भी अलाउ नहीं करेंगे अपने होटल्स में। हम लोग इनको सबक सिखाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, अगर ये चाइना अगर हमारी सरकार से लड़ेगा, मोदी सरकार से, तो ये चूर चूर हो जाएगा। दिल्ली के करोल बाग होटल एसोसिएशन ने तो सभी होटल्स में चीनी नागरिकों को बाय बाय कह दिया है। दिल्ली में लगभग 3000 बजट होटल हैं और गेस्ट हाउस जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। इन होटल्स ने चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान पहले ही कर दिया है। इस बार भारत के लोग, भारत के व्यापारी और सभी वर्गों के अन्य लोग मिलकर के चाइना को ये सबक सिखाएंगे कि हिंदुस्तान से टकराने का दुस्साहस चाइना ना करे। इधर देश भर में एक बार फिर चीन की चाल पर विरोध की आग सड़कों पर उतर आई है। देश भर से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन के खिलाफ अगर सैनिक सरहद पर निगहबानी कर रहे हैं तो लोग चीन को चोट पहुंचाने के लिए चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें लोग चीनी सामान तोड़कर सार्वजनिक रूप से गुस्सा निकाल रहे थे। इससे पहले सरकार ने चीन से व्यापार को लेकर कई सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में ऑनलाइन बिक्री करने वाले पोर्टल से कहा गया है कि हर सामान के साथ ये जानकारी दें कि वो किस देश में बना है, ताकि लोग ये फैसला ले सके कि वो किस देश का सामान नहीं लेना चाहते। हालांकि Amazon जैसी बड़ी साइट्स ने कहा है कि इसमें वक्त लगेगा। देश में आज जनता चीनी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे बड़े नारे लेकर आज प्रयास कर रहे हैं। एक वॉलंटरीली, स्वच्छंदता से देश की जनता अपने गुस्से को एक सेंटिमेंट के रूप में परिवर्तित करके आज काम कर रही है। लोकतंत्र में जनता का सेंटिमेंट का सम्मान होना पड़ता है। सरकार ने कई बड़ी चीनी कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट्स की डील भी कैंसिल करने की पहल शुरू कर दी है। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है वो प्राथमिकता दें। सरहद से चीन हर रोज नई नई साजिशें रच रहा है। वो कभी गलवान घाटी तो कभी दौलत बेग ओल्डी में अपनी सक्रियता बढ़ाकर भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। सैनिकों की शहादत पर लेकिन इस बार देश का गुस्सा चीन के खिलाफ जागा है। और ऐसा गुस्सा जब आम लोगों का अभियान बन जाए तो दुनिया भर में मेड इन चाइना का दम भरने वाला चीन क्या भारत के बाजार से अपने सफाई का रिस्क मोल ले पाएगा? आज तक ब्यूरो। जनता में बहुत ताकत होती है और ये जो चीनी सामान के बहिष्कार की आवाज उठी है, ये चीन के कानों तक पहुंच रही होगी और इसकी जो चोट होती है वो गोली से भी ज्यादा लगती है। बहरहाल इस सब के बीच लद्दाख की जनता भी क्या सोचती है, ये हम रोज लोगों से बातचीत करके, चाहे पूर्व सैनिक हो चाहे आम जनता हो, उनसे पता लगाते हैं। हम एक ऐसे बौद्ध मठ में गए जहां पर प्रार्थना चल रही थी हमारे गलवान के जो घायल सैनिक हैं उनके जल्द तंदुरुस्त होने के लिए, चीन को सद्बुद्धि देने के लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। लद्दाख यानी वो भूमि जहां पर गौतम बुद्ध के आदर्शों को, उनके विचारों पर चलने की रवायत है, वहां पर मिमिक नाम के इस बौद्ध मठ में हम मौजूद हैं, जहां इस बात को लेकर प्रार्थना चल रही है कि हमारे जो वीर हैं, जो घायल हुए हैं, वो जल्दी ठीक हों। चीन जैसा धोखेबाज जो युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, उसे सद्बुद्धि आए
और समझ में आए उसे अहिंसा के मायने। कहते हैं कि जो सरहद की रक्षा करता है वो सिपाही होता है, और जो धर्म और संस्कारों की रक्षा करता है वो एक सन्यासी होता है। और गुरुजी ने तो दोनों की रक्षा की है, और अब धर्म, संस्कार, शांति सबकी रक्षा करते हुए आज ये प्रार्थना, इसमें लद्दाख क्या चाह रहा है, देश क्या चाह रहा है, मानवता क्या चाह रही है? जी, सभी लोग, चाहे हमें हो, लद्दाखी हो या हमारे देश की हो, असल में तो सब शांति ही चाहते हैं। तो हमारा यही प्रार्थना है कि हमारे देशवासी सब शांति से, आनंद से, सुरक्षित रहिए। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये जो कोरोना महामारी पेंडेमिक आकर के पूरा दुनिया को जीना हराम करके रखा है, और हमारे देश में भी को भी छोड़ा नहीं है। अब उसके साथ साथ हमारे भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर का टेंशन हुआ है, बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है। तो हमारा तो यही प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है, और आई वांट टू अपील टू ऑल आवर ग्रेट लीडर्स ऑफ आवर कंट्री टू फाइंड ए सॉल्यूशंस टू दिस बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू पीसफुल डायलॉग। जी, आपकी बहुत दिलचस्प और प्रेरणा वाली कहानी है कि आपने पहले सेना में भी शामिल हुए भारत की, और बाद में आपने ये रास्ता चुना। आज जब आप देखते हैं कि जो हमारे सिपाही हैं उन पर पहले आक्रमण होता है, तो वो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अभी आप जानते हैं, विदाउट फुल फ्लैश वार, विदाउट यूजिंग वेपन्स, वी लॉस्ट प्रेशियस लाइफ of 20 soldier officer of our country. आप इमेजिन करो, अगर फुल फ्लैश वार हुआ तो, अगर वेपन यूज किया तो कितना नुकसान होगा, दोनों का होगा। चाइना, इंडिया एंड चाइना बोथ आर वेरी पावरफुल कंट्री, मस्ट कम टुगेदर, नो फाइटिंग, नो वार, बट कम टुगेदर, फ्रेंडशिप एंड लीड दिस वर्ल्ड। ये युग नहीं है युद्ध का, ये युग है बुद्ध का। यही संदेश यहाँ पर इस प्रार्थना के साथ दिया जा रहा है। उम्मीद है युद्ध की रट लगाने वाले देश के कानों में ये भजन की धुन जरूर पड़ेगी। बाकिर जो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। और आइए अब हम इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, जो कि जुड़ी हुई है यातायात को लेकर कि 12 अगस्त तक इस रोक को जारी रहने की बात कही जा रही है। 12 अगस्त तक मेल एक्सप्रेस रेल सेवा पर रोक बरकरार है। उपनगरीय रेल सेवा पर भी रोक जारी है। 12 अगस्त तक बुक सभी रेल टिकट रद्द माने जाएंगे स्पेशल राजधानी ट्रेनों पर। हालांकि कोई रोक नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से धीरे धीरे करके रेल यातायात की शुरुआत हो रही थी, लेकिन अभी आगे के लिए ये रोक बरकरार रहेगी, जो कि मेल एक्सप्रेस रेल सेवा, उपनगरीय रेल, और 12 अगस्त तक सभी बुक की हुई रेल टिकटों को रद्द किया जाएगा। अब राजनीति की खबर जरा लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है चीन के मसले पर। और आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक पलटवार किया। उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कांग्रेस से यह सवाल पूछा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए चीन के मार्फत कैसे 80 लाख रुपए कांग्रेस ने लिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों मर गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है। एक समय कांग्रेस के राज में
इतनी बड़ी जमीन दे दिया चीन को। कांग्रेस पर मोदी सरकार के कानून मंत्री का ये करारा हमला है। एक तरफ कांग्रेस चीन के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से कांग्रेस पर तीखे हमले शुरू हो गए। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने एक एमओयू किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जिसके साइनिंग में राहुल गांधी स्वयं साइन कर रहे हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के साथ, और पीछे सोनिया जी खड़ी हैं और अभी वहां के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शी भी खड़े हैं जो उनके जनरल सेक्रेटरी थे। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं बताया कि पार्टी टू पार्टी ये रिश्ता क्यों बना। रविशंकर प्रसाद राजीव गांधी फाउंडेशन के बहाने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाते रहे। कांग्रेस पार्टी बताए कि अपने समय में उन्होंने 10 साल के मनमोहन सिंह के शासनकाल में और कितने दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह का एमओयू किया था। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की सूची है 2005-6 की। इट इज देयर ओन डॉक्यूमेंट which clearly shows that among the list of donors, the embassy of the People's Republic of China is mentioned. Why? क्या जरूरत पड़ी थी? रविशंकर प्रसाद कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में 33 गुना व्यापार घाटा बढ़ा। उन्होंने सवाल किया कि 1977 फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रिलेशन एक्ट, जिसके तहत कोई राजनीतिक दल, कोई संगठन विदेशी दान बिना सरकार को जानकारी दिए नहीं ले सकता, तो फिर कांग्रेस बताए कि क्या उसने किसी सरकार से इसकी इजाजत ली थी। कानून मंत्री ने सवाल दागा कि आखिर चीन और कांग्रेस के बीच क्या पक रहा है, चीन के प्रति कांग्रेस का प्यार क्यों मर रहा है। इन तीखे सवालों का कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया कि बीजेपी जो कह रही है वो राष्ट्र धर्म के विरुद्ध है। ऐसे आरोप लगाकर सरकार चीन के मसले से ध्यान भटकाना चाहती है। चीन दुस्साहस कर दोबारा भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है और सरकार आंखें मूंदे केवल और केवल विपक्ष पर हमले में व्यस्त है और हर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। चीन के मसले पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। जाहिर सी बात है, सरकार की ओर से अब करारा पलटवार किया गया है। सवाल के जवाब में सवाल पूछा गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल के बदले में सवाल पूछकर जवाब तो नहीं मिलता है। ऐसे समय में यह आरोप गंभीर है, जवाब तो बनता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।